गुड इवनिंग क्लास। स्टडी पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है गौरव और हम पढ़ रहे हैं साइंस के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स व केमिस्ट्री। ठीक है ना। तो इससे पहले कि शुरू करें मैं बता दूं आपको कि स्टडी पोर्टल पर आपको विभिन्न जो एग्ज़ाम है केबीएस, एनबीएस, सीटेट और डीएसएसबी और बाकी सब एसएससी बैंकिंग जैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी की जाती है। इसके वीडियोस लेक्चर सारे उपलब्ध चैनल पर उपलब्ध हैं और उसके साथ साथ आपको प्रिंटेड नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। और अगर आपको इनमें से आप अगर प्रिंटेड नोट लेना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम फिजिक्स पढ़ने वाले हैं और उसके अंतर्गत हमने कुछ जनरल फिजिक्स के अंतर्गत हमने कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स लिए हैं। कोई स्पेसिफिक चैप्टर नहीं है ये, बल्कि बहुत सारे चैप्टर के अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मैंने लिया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है उपग्रह या सैटेलाइट। ओके, तो उपग्रह किसको कहते हैं? वैसे तो ये टॉपिक जियोग्राफी का है लेकिन फिर भी हम पढ़ रहे हैं। तो उपग्रह आप सब जानते हैं कि ऐसे पिंड जो कि क्या करते हैं, ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उपग्रह कहलाते हैं। और प्रत्येक जो ग्रह है उसके अपने उपग्रह होते हैं। जैसे कि आपके जो हमारा जो उपग्रह है हमारी पृथ्वी का, वो कौन है? चंद्रमा है। और वो लगातार क्या करता है? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और उसे क्या कहते हैं? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो उपग्रह आप लोग समझते हैं कि उपग्रह क्या होता है? ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाला, ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाला पिंड उपग्रह कहलाता है। ठीक है, और जो पृथ्वी है उसका एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा। इस अब हम बात करेंगे कि उपग्रह भी दो प्रकार के होते हैं। उपग्रह एक तो ये हुए कि जो नेचुरल रूप से, और एक जो मनुष्य या मानव के द्वारा छोड़े जाते हैं, वो भी क्या करते हैं? अंतरिक्ष में निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और हमारे ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो उस प्रकार के जो सैटेलाइट्स हैं उनको कहा जाता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ठीक है ना। और उसमें से एक हमारा इंपॉर्टेंट है भू स्थायी उपग्रह, जिसको आप क्या कहते हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, या इसको आप जीएसएस भी कहते हैं। तो जो जीएसएस है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये क्या होता है? ये सबसे पहले तो भूस्थायी का मतलब क्या होता है कि जो सैटेलाइट जैसे कि पृथ्वी है वो क्या करती है? अपने एक्सिस पे 24 घंटे में रिवॉल्व करती है, अपने एक्सिस पे, आप सबको पता है। तो उसी एक्सिस के बिल्कुल सिंक्रोनाइज में ये जो सैटेलाइट है ये भी 24 घंटे में एक चक्कर को पूरा करते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट कहा जाता है। और ये जो भूस्थायी उपग्रह है इनको हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं, जो कि पृथ्वी के तल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़े जाते हैं और 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये क्या करते हैं? मूव करते हैं। तो उस 36,000 किलोमीटर की जो ऊंचाई वाली ऑर्बिट है उसी को हम क्या कहते हैं? जीएसओ या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है ना। भूस्थैतिक कक्षा या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहा जाता है। ठीक है, आपने सुना होगा जीएसएलवी। तो जीएसएलवी क्या होता है? जो जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल है, तो उसके द्वारा जो उस लॉन्च व्हीकल के द्वारा जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं वो किसमें? इस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आपके ऑर्बिट में ही वो सैटेलाइट्स छोड़ी जाती हैं, जो कि पृथ्वी के तल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट, आप याद रखना कि कितनी ऊंचाई पर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, अब इसके कुछ यूजेस देख लेते हैं। इसके यूज, किसके? यूज ऑफ
GSS, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो इसका यूज जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका होता है टीवी प्रसारण, ठीक है। दूसरा रेडियो प्रसारण, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट यूज इसका होता है मौसम या वेदर फोरकास्टिंग, मौसम की भविष्यवाणी, वेदर फोरकास्टिंग, ठीक है। तो ये जो तीन मुख्य काम होते हैं इस प्रकार की जो सैटेलाइट्स भेजी जाती हैं, जो कि आपके रेडियो एंड आपके टीवी के सिग्नल्स के लिए, और ये ऑल्सो टेली कम्युनिकेशन के लिए, टेली कम्युनिकेशन अर्थात जो हम टेलीफोन यूज करते हैं उस चीज के लिए भी ये कार्य में लाए जाते हैं। उसके अलावा वेदर फोरकास्टिंग में काम में लाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके उपग्रह और हम आपके कृत्रिम उपग्रह या आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जिसके अंतर्गत जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, GSO, ठीक है। तो ये है, आगे चलते हैं। तो आगे हम बात करेंगे पलायन वेग या एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। पलायन वेग या एस्केप वेलोसिटी। तो भाई जो आप सब जानते हैं कि हम पृथ्वी की तल से कोई भी वस्तु अगर ऊपर की ओर उछालते हैं या ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है, वापस पृथ्वी पर लौट के आता है। लेकिन अगर हम पृथ्वी को की तल से एक ऐसे वेग से किसी वस्तु को फेंकें कि वो वस्तु वापस लौट कर ना आए, तो इसका मतलब वो वस्तु गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल गई है। तो वह मिनिमम वेलोसिटी जहां तक फेंकने पे जो वस्तु है वो वापस लौटती है, और उसके बाद वो क्या करती है, अंतरिक्ष में चली जाती है और वापस लौटकर पृथ्वी पर नहीं आती है। उसको हम क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी या पलायन वेग के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये कौन सा वेग होगा, न्यूनतम वेग जिससे फेंकने पर वस्तु, कोई भी वस्तु मतलब गुरुत्वाकर्षण से बाहर चली जाए, वो कहलाएगा आपका पलायन वेग। और जो पलायन वेग है उसका जो मान होता है वो कितना होता है, अंडर रूट जी 2GE, 2G स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण वाला, और कैपिटल GE, जहां पर जो स्मॉल जी है वो क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, और जो कैपिटल GE है वो क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या या रेडियस, ठीक है। तो ये है। तो अगर इस फॉर्मूले में जब हम पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण का मान रखते हैं और रेडियस का मान रखते हैं तो कितना आता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। अर्थात पृथ्वी पर पलायन वेग का जो मान है वो कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इससे ऊपर अगर आप किसी भी वस्तु, इससे या इससे ऊपर के वेग से आप किसी भी वस्तु को फेंकोगे तो वो पृथ्वी पर वापस लौटकर नहीं आएगी, और इसी को हम क्या कहते हैं, पलायन वेग या एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। तो ये आप इतना समझ गया, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब हम चलते हैं प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता या
इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, ठीक है। तो क्या होता है प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी, क्या होगी, नाम से ही पता चला इलास्टिक, यानी कोई भी वस्तु है अगर हम उसको खींचते हैं तो क्या होता है, उसके आयतन या उसके आकार में एक परिवर्तन होता है, ठीक है। और उस परिवर्तन को जब हम कोई बाह्य बल लगाते हैं तब वो परिवर्तन होता है, और जैसे ही हम उस बाह्य बल को हटा लेते हैं तो वो वापस वस्तु अपनी पुरानी स्थिति में आ जाती है। आती है कि नहीं आती? तो जो जो बल लगाया जाता है, बाह्य बल जो आरोपित किया जाता है, मतलब, ठीक है, उसको हम कहते हैं विरूपक बल, विरूपक बल या डिफॉर्मिंग फोर्स, और इस फोर्स को हटा लेने के पश्चात वापस अपनी पुरानी स्थिति में जब वो वस्तु आ जाती है तो उसका वो जो गुण है उसी को हम क्या कहते हैं कि वो क्या है, प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी। कि मतलब जैसे ही हमने उस विरूपक बल या डिफॉर्मिंग फोर्स को उससे हटाया वो वापस अपनी यथास्थिति में लौट गया, तो इसका मतलब वो कैसी वस्तु है, प्रत्यास्थ है, इलास्टिक है, ठीक है। तो ये है आपका इलास्टिसिटी, ठीक है। अब इसमें इसके बाद का ये इसी के साथ जो टॉपिक है उसको भी देखते हैं। प्रत्यास्थता की सीमा, प्रत्यास्थता की सीमा या लिमिट, ठीक है। तो ये क्या होगी, प्रत्यास्थता की सीमा का मतलब होगा वह अधिकतम बल जहां तक क्या होगा कि बल लगाने पर जो वस्तु है उसकी जो प्रत्यास्थता है वो बनी रहेगी, समझ गए। यानी कि उस मिनिमम बल तक क्या होगा कि अगर हम उसमें से वस्तु से वापस विरूपक बल को हटाते हैं तो क्या होगा, वो वापस अपनी पुरानी स्थिति में लौट आएगी। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है कि हम बल लगाते जा रहे हैं और फिर भी वो स्थिति बनी रहेगी। एक टाइम के बाद ऐसा होगा कि वो चीज क्या हो जाएगी, विकृत हो जाएगी और उस स्थिति में वो वापस पुरानी स्थिति में नहीं लौट पाएगी। तो वो जो सीमा है, वो बाउंड्री जहां तक उस बल की बाउंड्री जहां तक की वो क्या हो सकता है, वो जो वस्तु है, वो पर्टिकुलर पदार्थ है, वो प्रत्यास्थ रह सकता है, इलास्टिक रह सकता है, उसी को हम कहते हैं प्रत्यास्थता की सीमा या लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है ना। यानी कि कहां तक वो वस्तु क्या हो सकती है, इलास्टिक रह सकती है, और उस लिमिट से ज्यादा अगर हम उसमें बल लगाते हैं तो उसमें प्रत्यास्थता का गुण समाप्त हो जाएगा। और जो ये गुण प्रत्यास्थता की सीमा है, ये प्रत्येक पदार्थ के लिए अलग अलग हो सकती है ना। किसी मेटल के लिए अलग हो सकती है, रबड़ के लिए अलग हो सकती है, प्लास्टिक के लिए अलग हो सकती है। यानी कि प्रत्येक जो पदार्थ है उसके लिए ये इलास्टिसिटी की जो सीमा है वो अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें दो चीज आती है, विकृति, इसी में विकृति व प्रतिबल, इसको हम कहते हैं स्ट्रेन एंड स्ट्रेस, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रेन या विकृति क्या होती है। तो जब हमने किसी वस्तु या किसी पदार्थ को खींचा तो उसकी लंबाई में क्या होती है, कुछ वृद्धि होती है। तो उस सपोज पहले जो कोई वस्तु है उसकी लंबाई पूर्व में L है, और जब हमने उस वस्तु को खींचा तो उस वस्तु की जो लंबाई है वो क्या बन जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी, ठीक है, स्मॉल l। तो जो स्ट्रेन है वो बराबर होगा स्मॉल l अपॉन कैपिटल L। यानी कि जितनी लंबाई बढ़ी प्लस जितनी पहले थी, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो स्ट्रेन या विकृति कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये है स्ट्रेन या विकृति। और प्रतिबल क्या होगा, प्रतिबल का मतलब ही है कि प्रतिबल
यानी प्रति इकाई जो क्षेत्रफल है उस पर कितना बल लगता है उसी को हम प्रतिबल या स्ट्रेस कहते हैं। तो इसको भी लिख लेता हूं मैं। स्ट्रेस का अर्थ होता है प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। ठीक है, तो जो यूनिट एरिया है उस पर लगने वाला जो बल है उसी को हम प्रतिबल या स्ट्रेस कहते हैं। और अब जब हम इन दोनों का रेशियो लेते हैं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यानी कि इन दोनों का अगर हम रेशियो लेते हैं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो इसी को हम क्या कहते हैं, वाई यानी यंग मॉडुलस या यंग प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, तो इसको y से डिनोट करते हैं, वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन या यंग प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, तो इसी को यंग मॉडुलस भी कहते हैं। यंग मॉडुलस के बारे में कई बार पूछा जाता है, यंग मॉडुलस किसके बराबर होता है, तो वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन या प्रतिबल अपॉन विकृति के बराबर होता है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना। और इसी के संबंध में ये हुक का नियम जो है नेक्स्ट, ये इसी से जुड़ा हुआ है, हुक का नियम। तो जो हुक है, हुक्स लॉ, तो हुक्स लॉ में हुक ने बताया कि क्या होता है, किसी वस्तु का जो लगने वाला जो कोई भी वस्तु जो है उसकी जो प्रत्यास्थता है वो किस पर डिपेंड करेगी, कोई भी वस्तु की जो प्रत्यास्थता है उसके अंतर्गत जो लगने वाला प्रतिबल है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, इसके विकृति के। ठीक है, यानी कि जितना प्रतिबल लगेगा उतनी ही विकृति उत्पन्न होगी। ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, सिंपल सी बात इसने ये बोली, क्योंकि जितना प्रतिबल लगेगा उतना क्या होगा, वो चीज इलास्टिक होगी, उतनी खींचेगी। तो यानी कि ये चीज बढ़ेगी तो ये चीज बढ़ेगी, लेकिन उसने साथ साथ ये चीज भी बोली क्या, प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर, यानी कि उस वस्तु की जो प्रत्यास्थता की लिमिट है कि कितनी वो वस्तु इलास्टिक है वो भी हमें देखना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसको खींचते ही जा रहे हैं और उसके बाद हम ये कहें कि प्रतिबल हमने बढ़ाते जा रहे हैं और विकृति भी बढ़ती जाएगी। ऐसा नहीं होगा। वो कहां तक बढ़ेगी, जहां तक प्रत्यास्थता की सीमा है, उसकी एक लिमिट है। वो कोई भी वस्तु कितनी इलास्टिक हो सकती है खींचने पर, वो उसकी एक लिमिट है और वहीं तक वो क्या होगी, इलास्टिक रहेगी। और उसी सीमा के अंतर्गत क्या होगा कि जब हम प्रतिबल को इंक्रीज करेंगे तो उसके साथ साथ क्या होगा, विकृति भी इंक्रीज होती जाएगी। तो यही किसने, यंग हुक ने नियम दिया अपना, हुक्स लॉ के नाम से जिसको जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हम समझ गए हैं प्रत्यास्थता क्या होता है और प्रत्यास्थता की सीमा क्या होती है। प्रत्यास्थता के अंतर्गत किसी वस्तु को अगर हम खींचते हैं, उसकी लंबाई में चेंज करने की प्रयास करते हैं, तो उस बाह्य बल को हम क्या कहते हैं, विरूपक बल या डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। ये तो समझ आ गया। उसके बाद मैंने बोला कि हम क्या करेंगे, स्ट्रेन लाएंगे। उसमें कैसे लाएंगे कि हमने उसको खींचा, उसकी लंबाई में कुछ वृद्धि हुई, तो जो उसकी पुरानी लंबाई है और नई लंबाई है जो वृद्धि हुई है, उसका हम क्या करेंगे, रेशियो ले लेंगे। तो वो जो रेशियो है वो क्या कहलाएगा, आपका विकृति या स्ट्रेन कहलाएगा। और प्रति इकाई जो क्षेत्रफल है उस पर लगने वाला प्रतिबल वो क्या कहलाएगा, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल वो क्या कहलाएगा, प्रतिबल या स्ट्रेस कहलाएगा। फिर जब हम उन दोनों का रेशियो लेंगे तो वो वाई या यंग मॉडुलस कहलाएगा। यंग प्रत्यास्थता गुणांक भी उसको कहा जाता है। और हुक्स ने भी अपने लॉ में यही बोला कि जो प्रतिबल है वो विकृति के अनुक्रमानुपाती या प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है,
तो ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है इसमें? आगे हम बात करेंगे दाब। दाब या प्रेशर, ठीक है। तो क्या होता है प्रेशर? इसकी परिभाषा आपको पता होगी शायद, है ना। जो दाब है या प्रेशर है वो क्या होता है? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है P बराबर F/A, ठीक है। F क्या है यहाँ पर? फोर्स, और A आपका एरिया। तो अगर मैं इस A को एक ले लूं, 1 ले लूं, इकाई ले लूं, तो इसका मतलब उस स्थिति में क्या हो जाएगा? जो P है वो F के बराबर हो जाएगा, यानी प्रेशर किसके? बल के बराबर ही हो जाएगा। इसका मतलब प्रेशर कोई भी बल के बराबर होता है जबकि एकांक क्षेत्रफल पर वो अप्लाई हो रहा हो या यूनिट एरिया पर अप्लाई हो रहा हो। तो उस स्थिति में जो दाब है वो बल के बराबर हो। ये है आपका बल। इसका जो मात्रक है वो देख लेते हैं। मात्रक या यूनिट कैसे होगा? बल का क्या होगा? ऊपर न्यूटन होगा और नीचे एरिया है तो इसका मीटर स्क्वायर, यही होता है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसी को हम क्या कहते हैं? पास्कल, ठीक है। तो दाब का जो मात्रक है उसका एसआई जो मात्रक है वो क्या है? पास्कल है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, पास्कल। और ये भी याद रखना कि दाब एक अदिश राशि है। दाब एक अदिश राशि है, इसका मात्रक पास्कल होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये है। अब दाब के संबंध में एक जो नियम है वो हम समझ लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट नियम है वो। और वो जो नियम है वो है पास्कल का नियम। पास्कल ने एक रूल दिया है दाब के संबंध में, और वो इंपॉर्टेंट रूल है क्योंकि उसके क्या है? कई ज्यादा एप्लीकेशंस हैं। तो वो रूल क्या कहता है? जो दाब पास्कल का नियम है वो कहता है कि अगर हम किसी बंद बोतल में भरी हुई या किसी बंद बर्तन में भरी हुई किसी द्रव पे बल लगाते हैं या स्ट्रेस लगाते हैं तो उसका जो प्रभाव है वो पूरे के पूरे जो वाटर है उस पर समान रूप से फैल जाता है, ठीक है। पूरे के पूरे जो द्रव है उस पर एकांक रूप से वो फैल जाता है, पूरे क्षेत्रफल पर फैल जाता है, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं तो पास्कल ने क्या कहा? अरे यार ये पेन क्यों नहीं चल रही? किसी बर्तन में रखे द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव के संपूर्ण द्रव द्वारा सभी दिशाओं में द्रव के द्वारा सभी दिशाओं में समान रूप से संचारित कर दिया जाता है। तो ये इतनी परिभाषा है। अब ये ऐसे समझ आई नहीं आई समझ में? तो अब हम इसका इसको समझने के लिए एक फिगर बनाएंगे
फिर हमें ये चीज़ समझ में आएगी कि आखिर द्रव पर रखा हुआ कोई भाग जब उस पर बल आरोपित करते हैं तो वो सभी दिशाओं में कैसे उसको संचारित करता है। इसके लिए हम एक चित्र बना लेते हैं, ठीक है ना। तो उसके माध्यम से हम उसको समझेंगे पास्कल के नियम को। पिस्टन ए और ये है आपका पिस्टन बी, ठीक है। तो ये है भाई, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये जो एरिया है ये आपको दिख रहा है कि ये क्या है, कम कम चौड़ा है, और ये जो एरिया है ये ज़्यादा चौड़ा है, इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है। इस एरिया में जो बल है, यहाँ पर दोनों साइड हमने दो पिस्टन लगा दिए हैं, एक पिस्टन यहाँ पर है, एक पिस्टन ये बी पिस्टन इस साइड है, ठीक है। तो क्या हो, जो आपका P है वो किसके बराबर होता है, F/A। इससे आप क्या समझ रहे हैं इस फॉर्मूले से, कि अगर एरिया बड़ा होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, है ना, और अगर एरिया छोटा होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये एरिया छोटा है, ये बड़ा है ना। तो हम मान लेते हैं कि ये जो एरिया है ये 1 है, ये वाला एरिया, और ये उसका 1/100वां भाग है, ठीक है। ये जो एरिया है ये बड़ा है, इसको हमने 1 मान लिया, और ये इसका 1/100वां भाग है, ये मान लिया हमने। तो अब हम मान लेते हैं कि इस पिस्टन पर हमने दबाव लगाया, ऊपर से प्रेशर लगाया, कितना, F जो है हमने लगाया 1 न्यूटन। 1 न्यूटन का जो प्रेशर है हमने इस पर आरोपित किया ऊपर से। इस फॉर्मूले में रख देते हैं। इस फॉर्मूले में अगर मैं रख दूं तो F बराबर 1, 1 न्यूटन का प्रेशर लगाया, और जो A है वो एरिया है। एरिया कितना है, यहाँ 1 लिया और यहाँ 1/100, तो ले लें 1/100 रख दिया हमने एरिया। 100 ऊपर जाएगा तो आएगा कितना, 100 ही आएगा, क्योंकि 1 ही है दोनों साइड, तो 100 पास्कल। इसका मतलब जो प्रेशर है यहाँ पर वो कितना आया, 100 पास्कल। और जब उस प्रेशर को आरोपित किया तो इस पानी में वाटर के थ्रू वो प्रेशर सारा इधर को शिफ्ट होगा और इस वाले पिस्टन पर ऊपर की तरफ प्रेशर मारेगा, है ना। तो इस वाले जो पिस्टन पर कितना प्रेशर पैदा होगा, कितना बल लगेगा, उसको हम निकाल लेते हैं। तो F इस वाले पिस्टन के लिए निकाल रहे हैं हम F। तो F इस फॉर्मूले से क्या होगा, P इंटू A, ठीक है। तो प्रेशर हमने निकाल दिया है, पहले कितना था, 100 पास्कल, और A यहां का एरिया कितना है, 1, तो इसका मतलब 100 न्यूटन। तो आप देख रहे हैं हमने कहा यहां पर केवल 1 न्यूटन का बल लगाया था, और यहां पर हमें कितना न्यूटन बल प्राप्त हुआ है, 100 न्यूटन। अगर मैं इसके ऊपर एक कोई भी स्टैंड बना के इसके ऊपर एक गाड़ी रख दूं, तो अब मैं क्या कर सकता हूं, इस प्रेशर की सहायता से उस गाड़ी को आसानी से उठा सकता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने कम आपका फोर्स लगाया और अधिक जो फोर्स है उसको प्राप्त किया, अधिक कार्यबल को प्राप्त किया। यही क्या है, आपका जो दाब का नियम है पास्कल का, उसका यूजेस है। और ये किस में आता है, आपके हाइड्रोलिक जो इंजन होते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट्स होती हैं, उनमें प्रेशर की सहायता से, लिक्विड के प्रेशर की सहायता से गाड़ियां या इंजन को चलाया जाता है। जैसे जेसीबी, आपका कभी आपने सोचा है कि जेसीबी इतने बड़े बड़े पत्थर कैसे उठा लेता है। आपने देखा होगा जो उसके आगे के हुक होते हैं वो अंदर बाहर होते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, लिक्विड भरा होता है विशेष प्रकार का, जो कि इतना प्रेशर, जो इंजन की ताकत से इतना थोड़ा सा प्रेशर देने पर भी इतना ज्यादा फोर्स पैदा करता है कि वो आसानी से किसी भी चीज को उठा लेता है। तो उसी प्रकार से उसमें हाइड्रोलिक्स ब्रेक
जो होते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में, हाइड्रोलिक जो लिफ्ट होती है उसमें ये काम करता है। आपके जो डिस्क ब्रेक होते हैं उसके ऊपर जो डिस्क ऑयल है वो भी इसी फॉर्मूले पे चलता है कि उस पर प्रेशर अप्लाई होगा और वो डिस्क के ऊपर पूरा प्रेशर शिफ्ट कर देगा। तो ये जो चीजें हैं प्रैक्टिकल लाइफ में वो इस पास्कल के नियम पर बेस्ड हैं, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है इंपॉर्टेंटली। आप समझ चुके हैं कि हमने क्या किया, यहाँ पर एक पिस्टन इधर लिया, एक पिस्टन यहाँ लिया। इस वाले पिस्टन को हमने कहा कि यहाँ पर हम क्षेत्रफल कम है, हम केवल और 1/100 ले लेते हैं, यहाँ पर 1 ले लेते हैं। यहाँ पर 1 न्यूटन का प्रेशर अप्लाई करने पर हमने निकाल दिया प्रेशर 1 अपॉन इतना और 100 पास्कल का आ गया। उसके बाद जो F है वो यहाँ पर हम निकालना है कि कितना प्रेशर अप्लाई होगा वाटर का बाहर की तरफ को, तो P इंटू A इस फॉर्मूले से किया। 100 हमने निकाल चुके थे और 1 यहाँ पर एरिया था, तो अब कितना हुआ 100 न्यूटन। तो यानी 1 न्यूटन से 100 न्यूटन की पावर को जनरेट कर दिया, किसकी मदद से, इस पास्कल, इस जो द्रव है या लिक्विड के प्रेशर की वजह से, ठीक है ना। तो यही आपका लॉ ऑफ पास्कल प्रेशर लॉ है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे। इसमें आप इसका एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है कि हाइड्रोलिक्स जो ब्रेक होते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट्स जो होती हैं उसमें काम में आता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं प्लवन। प्लवन को आप क्या कहते हैं, फ्लोटेशन। फ्लोटेशन, प्लवन या फ्लोटेशन। तो प्लवन क्या होता है, किसी भी वस्तु को जब हम किसी द्रव में डुबाते हैं पूर्ण या आंशिक रूप से, तो वो क्या करती है, ऊपर की ओर या जिस तरफ से हम बल लगाते हैं उसके विपरीत दिशा की तरफ एक धक्के को महसूस करती है, जिसके कारण वस्तु क्या होती है, हल्की प्रतीत होती है, उसके भार कम प्रतीत होता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्लवन कहते हैं। समझ गए। तो ये जो द्रव है इसका सिद्धांत होता है ये, तो ठीक है। और आर्किमिडीज ने अपने उत्प्लवन बल के लिए एक सिद्धांत दिया जिसको कहा जाता है आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज थ्योरी। तो आर्किमिडीज जो है उसने अपने सिद्धांत में क्या चीज बोली थी, आर्किमिडीज ने कहा कि जब कोई वस्तु पूर्ण या आंशिक रूप से किसी द्रव में डुबाई जाती है तो उसके द्वारा जो भार में कमी आती है वो हटाए गए द्रव के बराबर होती है। समझ गए। जैसे अगर मैं एक ये लूं, अगर मैंने एक वेसल ली और इसके अंतर्गत मैंने एक छोटा सा गिलास रख दिया, ठीक है। तो यहां पर इस गिलास में ये पानी भरा हुआ है और मैं अब इसमें एक कोई चीज को डुबाता हूं, तो जैसे मैं इस चीज को डुबाऊंगा तो इससे अंदर क्या निकलेगा, कोई ये जो चीज है ये हमें क्या होगी, हल्की प्रतीत होगी और ये पानी जो है ओवरफ्लो होकर इधर गिर जाएगा। गिरेगा कि नहीं गिरेगा। तो जो ये वस्तु के भार में जितनी भी कमी हमें महसूस की है वो इस हटाए गए पानी के बराबर होगी। यही क्या है, आर्किमिडीज का सिद्धांत है, ठीक है ना। कितना पानी उसने रिमूव किया वो भार में आई हुई कमी के बराबर होता है। और इस जो सिद्धांत है इसी के बेस पर जो है हमारे जितने भी हवाई पानी के जहाज हैं वो काम करते हैं, ठीक है, शिप्स। क्योंकि आप उसमें वो ये चीज देखते हैं कि वस्तु का जो भार है वो कितना है और प्लवन बल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो अगर प्लवन बल से ज्यादा हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, वस्तु डूब जाएगी, है ना। अब मैं इसको अलग से ही बता देता हूँ। आर्किमिडीज का सिद्धांत तो आप समझ गए हैं कि कोई भी वस्तु पूर्ण या आंशिक रूप से जब वह द्रव में डुबोई जाती है तो उसके द्वारा हटाए गए जल का भार वस्तु के भार के बराबर होता है। अब इसमें यह है कि अगर कोई भी वस्तु जब पानी में डूबती है तो उस पर 2 बल काम करते हैं। कौन से 2 बल, एक तो होता है वस्तु का भार, उसको हमने कैपिटल, वो नीचे की ओर काम करेगा। और एक होता है उत्प्लवन बल या अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं इसको,
ये ऊपर की ओर काम करेगा, ये सपोज स्मॉल w से मैंने लिया, ठीक है। तो इसका मतलब अब क्या होगा, पहली कंडीशन में अगर सपोज वस्तु का भार जो w है वो ग्रेटर देन है इससे, उत्प्लवन बल से, तो क्या होगा, वस्तु डूब जाएगी, डूब जाएगी, पानी में डुबाने पर वस्तु डूब जाएगी। और दूसरी जो कंडीशन है उसमें अगर जो W है वो इक्वल टू होगी W के, यानी कि उत्प्लवन बल वस्तु के भार के बराबर होगा, तो वस्तु क्या करेगी, पानी की सतह पर तैरेगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो प्लवन बल है वो कार्य करता है। आपने देखा होगा जो शिप्स होती है उनके नीचे से भी हमेशा कुछ भाग खोखला होता है, ताकि क्या करे, वो पानी को अंदर ले पाए और उसका जो पानी का जो भार है वो प्लवन बल है वो उसको ऊपर की ओर धक्का देते रहे जहाज को, इसलिए इतने भारी भारी जो जहाज हैं वो समंदर में चलते हैं लेकिन डूबते नहीं है, ठीक है। तो ये है आपका उत्प्लवन बल, अब थ्रस्ट फोर्स जिसको कहा जाता है। तो इस तरीके से ये चीज आप समझ गए हैं, उत्प्लवन बल और आर्किमिडीज का सिद्धांत, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज के जो हमने मिसलेनियस टॉपिक लिए थे ये हमने सब समझ लिए हैं। सबसे पहले हमने उपग्रह को समझा। उपग्रह के अंदर मैंने आपको बताया कि जो भी ग्रह है उनके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं वो उपग्रह कहलाते हैं, ठीक है। उसके अंतर्गत आपके दो प्रकार के होते हैं, एक तो नेचुरल सैटेलाइट होता है जो कि प्रत्येक जो ग्रह हमारे 8 ग्रह हैं वर्तमान में, उनके चारों ओर एक एक चंद्रमा तो हमारा है तो वो एक ही है, लेकिन कई और जो हमारे ग्रह हैं उनके एक से ज्यादा उपग्रह या सैटेलाइट्स हैं जिनको हम नेचुरल सैटेलाइट्स कहते हैं। खैर ये तो ज्योग्राफी का विषय है। फिर आता है इसमें कि भूस्थायी सैटेलाइट। तो भूस्थायी या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ये क्या है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है जो कि धरती की सतह से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाता है और वहां पर इसको स्थापित करता है और वहीं पर ये चक्कर लगाता है। उसके बाद हमने बात की पलायन वेग यानी कि एस्केप वेलोसिटी कितनी है पृथ्वी पर, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमने इलास्टिसिटी की बात की और इलास्टिसिटी की सीमा की बात की। फिर हमने बात की विकृति व प्रतिबल की। फिर हमने हुक्स का लॉ याद किया पढ़ा जिसके अंतर्गत प्रतिबल जो है वो प्रोपोर्शनल होता है विकृति के। फिर हमने दाब को पढ़ा, दाब क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया यानी कि इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल जो कि जिसका की मात्रा क्या होता है, पास्कल होता है। और उसके अंतर्गत हमने फिर पढ़ा पास्कल का सिद्धांत जो कि किसके लिए है, द्रवों के अंतर्गत द्रवों में किस प्रकार से जो है बल जो दाब है उसका यूज किया जाता है उसके लिए है। फिर हमने प्लवन बल या आपका रोटेशन को पढ़ा और थ्रस्ट फोर्स उसको कहा जाता है। फिर हमने आर्किमिडीज को सिद्धांत को पढ़ा। तो इस तरीके से हमने ये मिसलेनियस टॉपिक्स को पढ़ लिया है। तो मेरे ख्याल से आप लोग थोड़ा बहुत तो समझ ही गए होंगे, जितना भी समझे होंगे, बाकी थोड़ा खुद से समझने का प्रयास करें तो मेरे ख्याल से ये समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है क्लास, इसी तरीके से जुड़े रहिए। आगे हम अब केमिस्ट्री पढ़ेंगे और धीरे धीरे करके हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।